Hi guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Abhinay. Today I am here to teach you class 10th chapter of first history part 2. ठीक है, in this chapter we will talk about the age of revolution in 1830 to 1848. In part 1 I have told you about the summary of the chapter this chapter. मतलब summary क्या बताई मैंने आपको सेकंड टॉपिक तक क्लियर करा दिया था, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था आपको मैंने आपको बताया. जैसे ही कंजर्वेटिव रिजाइम जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, साथ साथ आपको जो लिबरलिज्म थिंकिंग वाले जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था. और काफ़ी रीजन्स में जैसे कि आपके इटली में, जर्मन स्टेट्स में वो भी अपनी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि आपका जर्मन स्टेट्स हो गए, ओटोमन एम्पायर हो गया, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया. ठीक है, और इसमें क्या थे आपके जो रिवॉल्यूशन थे वो कौन लोग कर रहे थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थिंकिंग रखते थे. ठीक है, इसमें कौन थे आपके एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास वाले लोग थे. ठीक है, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे. ये सारे लोग कैसे थे जो लिबरल थिंकिंग चाहते थे, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे. और ऐसा ही आपका एक फर्स्ट अपहीवल हुआ, मतलब एक पहला जो अपहीवल होना था, एक दुर्घटना हुई, वो हुई आपकी जुलाई 1830 में. जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे आपकी जो बॉर्बन, फ्रांस में हम बात कर रहे हैं फ्रांस की. फ्रांस में आपके जो बॉर्बन किंग था, मतलब जो बॉर्बन फैमिली में से जो किंग्स थे उनकी जो एक तरीके से मैं बात करी, उनको क्या कर दिया गया, जो बॉर्बन किंग्स थे वो दोबारा पावर में आ चुके थे ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन. मतलब 1815 के बाद वो दोबारा पावर में आ चुके थे. और उनको लिबरल थिंकिंग वाले जो लोग हैं, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज वाले जो लोग हैं, उन्होंने इनको क्या कर दिया, उन्होंने इनको उठा के फेंक दिया. मतलब इनको क्या कर दिया, पावर से हटा दिया. ठीक है, जिन्होंने उनको निकाला था, उनके जो लीडर थे वो थे आपके, जिन्होंने निकाला था वो आपके जो लीडर थे उसमें क्या था आपका, उन जो लीडर्स का नाम था लुइस फिलिप्पी. ठीक है, उनका नाम था लुइस फिलिप्पी. ठीक है, जिन्होंने इनको निकाला था. यहाँ पर फ्रांस में कंडीशन हुई थी. और साथ साथ इसमें क्या था, एक ने कमेंट किया है, मतलब आपको ये बताया है कि 1850 में आपके बॉर्बन फैमिली की जो राजा थे, बॉर्बन फैमिली के जो किंग थे, वो जब पावर में आ चुके थे 1815 के बाद, तो जो लोग लिबरल थिंकिंग रखते हैं उनके जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप बना लिया और उन्होंने यहाँ के राजा को उखाड़ फेंका और उन्होंने एक न्यू किंग अपॉइंट किया जिसका नाम लुइस फिलिप थी. ठीक है, और आपका जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स सिटी है, ब्रुसेल्स सिटी में क्या हुआ, वहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, बेल्जियम नाम का कंट्री आपका यूके से अलग हो चुका था. ठीक है, इस हमारा यहाँ पे जो भी अपराइजिंग हुई मतलब ठीक है, ये भी ये निकाल दिया. इस वजह से क्या हुआ, आपका जो ब्रसेल्स है वहाँ पे लड़ाई दंगे हुए और इसका आपका जो बेल्जियम था वो आपका यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया. अब हम एक और इवेंट की बात करें जिसमें हम बात करेंगे ग्रीक की. ठीक है, ग्रीक में भी कुछ यही कंडीशन थी. ग्रीक की क्या थी, ग्रीक आपका ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा था 15th सेंचुरी से. और ठीक है, और यहाँ पे नेशनलिज्म काफी सालों से चल रहा था, लेकिन नेशनलिज्म का जो हमें टाइम देखने को मिला वो हमें मिला 1821 में. ठीक है, 1821 में क्या देखने को मिला, इसमें क्या था, जो नेशनलिज्म था वो ग्रीस में उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, उनको जो दूसरे ग्रीक लोग थे, ग्रीक जैसे कि मतलब ग्रीक कौन से थे, ऐसे लोग जो वेस्ट यूरोप में रहते थे. ठीक है, या तो जो ग्रीक कल्चर को मानते थे, इन लोगों ने क्या किया, यूनिटी बना दी इन लोगों ने, और ये नेशनलिज्म को चाहते थे. एक तरह से बात करें तो नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में, उन्होंने दूसरे ग्रीकों से सपोर्ट मिला. ठीक है, जैसे वेस्ट यूरोपियन में जो ग्रीस रहते थे और आपके पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये सब लोगों ने ग्रीक लोग थे, जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे, उन लोगों को सपोर्ट किया, क्योंकि वो कहते थे, वो एक लिबरलिज्म चाहते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहते थे. ठीक है, और वो चाहते थे कि जो भी मुस्लिम एम्पायर है वो उनके ग्रीक से हट जाए. ठीक है, और आपके जो इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बायरन, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फंड रख किए. आपको मैं बताया भी था कल लॉर्ड बायरन के बारे में. लॉर्ड बायरन इन सबको जो लीड किया, जो भी नेशनलिस्ट थे ग्रीक में, जिनको लीड किया, उनका नाम था आपका लॉर्ड बायरन. हम इस चैप्टर में पूरी बात कर रहे हैं कहाँ किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, दंगे हुए, और किस तरीके से आपके पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में किस तरीके से नेशनलिज्म उभरा, कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ. ठीक है, तो सेम एज आपके जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने इन सबको लीड किया. और हाँ, 1821 में, लेकिन 1824 में उनकी डेथ हो गई. और फाइनली आपकी 1832 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832. ये आपकी ट्रीटी साइन हुई, जिससे आपका जो ग्रीक कंट्री था वो
अलग हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म का आपको अगर हमें किसी के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करनी थी तो उसके टाइम पे आपका जो नेशनलिज्म था उसमें क्या था, उसमें वॉर और टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं थे, बल्कि उस टाइम पे कल्चर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उस टाइम पे जो आपके लीडर्स थे सतह पे जो पोइट्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो आपके पूरे कंट्री को अपना एक लवर मान के चल रहे थे और वो रोमांटिक सीन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे थे, और ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति अपने पेट्रियाटिक फीलिंग्स आ रहे, देशभक्ति उनके अंदर उभर जाए। तो उसी टाइम पे कल्चर ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, अब हम बात करें आपके कल्चरल मूवमेंट काफ़ी सारे हुए थे। ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, उनको रीजन मतलब एक तरीके से बात करें तो आपके जो पोएट्स थे उनको फोर्स किया गया कि मतलब एक तरीके से उनका काम था कि कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है उनको मन में उनके लानी है। जैसे कि आपको मैं कुछ के नाम बताऊं, आपके एक रोमांटिक जो आपके वो थे, वेट, मतलब उसमें क्या था, वो एक तरीके से ये देखते थे, मतलब जो भी पोइट थे वो एफर्ट कर रहे थे कि मतलब उनका क्या है, उनका नेशन उनका एक कलेक्टिव हेरिटेज नहीं है बल्कि एक कॉमन कल्चरल पास्ट है, मतलब बेसिस ऑफ नेशन। सिंपल सी बात है, आपके रोमांटिक जो थे आपके जर्मन फिलोसोफर जोहनन गॉटफ्राइड ने ये क्लेम किया कि आपका ट्रू जर्मन कल्चर जब भी बोला जाएगा, उन्होंने मतलब क्या हुआ, ट्रू जर्मन कल्चर डिस्कवर करना था उनको लोगों के बीच में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डैश वॉल्क नाम का एक सॉन्ग बनाया, फोल्क सॉन्ग बनाए, फोल्क पोएट्रीज बनाए, फोल्क डांसेस बनाए, ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति उभरे, ताकि ये चीजें सारी पॉपुलराइज भी हुई। ठीक है, तो इन चीजों को कलेक्ट करना, इन कल्चर को सबको कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, ये क्या था, एक नेशनल बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, और आपके उस टाइम पे अपनी लैंग्वेज पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, आपका फोल्क मतलब फोल्क पोएट्री मतलब देश के लिए जो भी ये सब गाना गीत ये सब क्यों होते हैं, ताकि लोग क्या है अपने देश के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाएं। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nation's languages blood on this super mostly illiterate। ये क्यों किया गया, ताकि आपके लोगों के बीच देशभक्ति फैले और साथ जो अनएजुकेटेड लोग हैं सॉरी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और वो अपने केस की वैल्यू समझें। जैसे हम बात करें पोलैंड की, ठीक है, वहाँ पे क्या थे, पोलैंड में आपके जो पोलैंड आपका 18th सेंचुरी में पार्टीशन हो चुका था रशिया में, ऑस्ट्रिया में, तो पोलैंड में आपका कोई भी ऐसा नहीं था, इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे नेशनल जो फीलिंग्स थी वो रखी गई उनके लोगों के मन में, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को उभारना कैसे था, तो इस तरीके की वहाँ पे आपका रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग इसलिए पोएट्स ने क्रिएट करी थी आपकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मैं बात करूँ करोल कुरपिंस्की क्या इनका नाम है, इन्होंने क्या किया, नेशनल स्ट्रगल सेलिब्रेट किया, काफी लोगों को मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पोएट्स और पोएम सारे लिखे, म्यूजिक यूज करे, फोक डांसेस यूज करे, ताकि ये क्या कर सकें, पेट्रियोटिक फीलिंग अमर्ज कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से बात करूँ आपका ये सब आपका कहाँ वहाँ पे हो रहा था। अब आपका एक और एग्जांपल है कि आपका जो एक लैंग्वेज थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। जैसे कि आपका रशियन ऑक्यूपेशन मतलब आपका लैंग्वेज ने क्या काम किया, आपका एक रशियन एक बोल सकते हैं हम कि एक मतलब एक कंट्री थी जहाँ पे रशिया ने अपना ऑक्यूपेशन कर लिया था और एक एरिया का पोलिश लैंग्वेज बैन कर रखी थी। मतलब रशिया जब पावर में आ चुका था तो रशिया ने क्या करा, पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया, स्कूलों से बाहर निकाल दिया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने 1831 पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे क्लर्जी मेंबर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि उनकी लैंग्वेज उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, पोलिश लैंग्वेज है उसे यूज किया गया चर्च गैदरिंग्स के लिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जा रहा था और ऐसा रिजल्ट क्या हुआ, आपके बहुत सारे जो प्रीएस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे जो बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब रशिया में बहुत सारे लोग जो बिशप लैंग्वेज को यूज करते थे उनके खिलाफ भी आपके मूवमेंट चल रहे थे। मतलब आपको रशिया जब आपकी पोलिश लैंग्वेज बैन कर दी है तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक द पोलिश लैंग्वेज इन दैट एरिया एट दैट टाइम। ठीक है, आप पोलिश लैंग्वेज वहां नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। और पोलिश का यूज एक तरीके से क्या देखा गया कि मतलब एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल, मतलब एक स्ट्रगल का सिंबल है।
अगर कोई पॉलिश लैंग्वेज बोलेगा तो वहाँ पे स्ट्रगल हो जाएगा। मतलब ये रशिया की बात है, जब रशिया का ऑक्यूपेशन हो चुका था हर जगह क्या मतलब अपने एरिया में, तो पॉलिश लैंग्वेज उन लोगों ने बैन कर दी थी। अब बात करते हैं हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट की। ठीक है, आपको कहता है 1830s में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आई। इकोनॉमिक हार्डशिप में कहते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो जॉब चाहते थे, लोग गाँव से शहरों में आ रहे थे जॉब देखने के लिए। आपके जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, ठीक है, उनका क्या था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में मेनली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, और आपके ऐसे रीजन जहाँ पे ऑटोक्रेसी चल रही थी, मतलब जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ठीक है, अपने ड्यूज नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, जो भी कर्ज ले रहे थे उन कर्ज को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, 1830s की बात करते हैं और ईयर 48 आपका एक ऐसा साल आया जहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे पेरिस के, वो सब आके, फ्रांस की ही तो कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस पेरिस की कैपिटल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे नहीं पता भाई क्या और किसकी कैपिटल है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअली मेन चीज है क्या। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 1848, आपका 1848 एक तरीके से बोला जाए तो एक ऐसा ईयर था जब आपका बहुत ज्यादा कंडीशन, एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्स्ट कंडीशन हो चुकी थी। पढ़ा हुआ 1848 के बारे में, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था। ठीक है, और आपके इस टाइम पे जो लुइस फिलिप्पी थे, उनके खिलाफ लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हो रहा था। ठीक है, और आपको जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या कर दिया, उसने सारे मेल्स को, सारे जो मेल्स थे जो कि 21 साल के, सबको राइट टू वोट कर दिया। ठीक है, मतलब सब लोग वर्क कर सकते हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं, तो ये सब कर दिया था। ठीक है, किन्होंने कर दिया था नेशनल असेंबली में। और आपका 1845 में कंट्री, और इससे पहले आपके 1845 में भी सिलेसिया में कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। मतलब 1845 में सिलेसिया एक रशिया में कंट्री था। ठीक है, उसकी भी कंडीशन, मतलब सिटी था, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। तो इसलिए वहाँ पे एक आपके जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ ने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे पीजेंट्स को देते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स उनसे लेते थे, काम करवाने के बाद उनको पेमेंट बहुत लेट देने लगे। इस वजह से क्या किया, पीजेंट्स ने गुस्से में आके उनके घरों में आग लगा दी, उनके फर्नीचर्स में आग लगा दी, जिसकी वजह से आपके जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको अपने अपने घर छोड़कर जाना पड़ा और उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये तो बताया गया आपका किस तरीके का, कहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का आपका सिलेसिया जो कि सिटी था रशिया में, वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आ गई थी। 1848 से पहले 1845 में भी एक कंडीशन आई थी जहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको पेमेंट नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनके घरों में आग लगा दी, काफ़ी सारा हंगामा उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया कि 4 जून को ऐसे सब लोग बाहर निकले और कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गए। ये सब एक्सप्लेन करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें तो आपका हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो चलिए बात करते हैं आपका रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, आपके मैंने बताया था गरीब लोगों के साथ साथ आपके जो लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लगते हैं ना, काम बिल्कुल नहीं था, लोग ज़्यादा थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी यूरोप में। ठीक है, और आपका जो रिवॉल्यूशन था उसमें मिडिल क्लास भी बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे थे। और आपके 1848 में मतलब एक तरीके से सबने मोनार्क को हटाने की कोशिश कर रहे थे सब, और चाहते थे एक रिपब्लिक आए। ठीक है, एक रिपब्लिक आए जिसमें मतलब सबको, जो सारे मेल थे अबाउट 21, जो 21 साल से ऊपर हो गए, सबको राइट टू वोट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। उसके बाद भी सब लोग क्या करते थे, मतलब जो आपका मोनार्क है वो हट जाए। ठीक है, आप पे बहुत सारे जो पार्ट्स थे जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी तक, मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है। ठीक है, आपके जो ऑस्ट्रिया है और ये हंगेरियन एम्पायर है, यहाँ पे जो वुमेन्स थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो भी मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। वो चाहते थे आपका जो नेशन यूनिफिकेशन, मतलब सब लोग जो नेशन है वो आपस में मिल जाए, और इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। ठीक है, और सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से वो उनके अपनी जो डिमांड थी उनको बहुत हाई कर दिया। उन्होंने बोला फ्रीडम, उन्होंने क्या मेन डिमांड्स करी, उन्होंने डिमांड करी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी।
हम जर्मन की बात करें तो जर्मन में क्या था, पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब जो लोग थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन और जो प्रॉस्परस आर्टिशंस थे और जो पीजेंट्स थे बिजनेसमैन थे, वो सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक फ्रैंकफर्ट, आपका जो सिटी में शायद नाम नहीं लिखा है, फ्रैंकफर्ट में आके उन्होंने करके डिसाइड किया, फ्रैंकफर्ट में डिसाइड किया मतलब क्या करें, हाँ मतलब आपका जो जर्मन नेशनल असेंबली है इसमें सबको अधिकार दे दिया जाए। मतलब 18 में 1848 को उन्होंने क्या किया, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हो गए, वो सब लोग इकट्ठा हो गए एक, और उन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिया ताकि वो एक फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में जगह लेना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे उनकी जो डिमांड है वो कंप्यूटर है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके बदले आपको जो डिप्यूटीज थे, मतलब आपके फ्राइडेज विलियम जो आपके किंग थे जर्मन रीजन के, जब उनके मिनिस्टर ने उनको बताई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उनको लगा किंग को की कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है, वेल अपोजिशन जो अपोजिशन है एरिस्टोक्रेसी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो आपके जो सोशल बेसिस है पार्लियामेंट के, वो सब जो ऑर्डर्स थे वो सब हटा दिए गए। ठीक है, जो पार्लियामेंट थी उसमें कौन थे, मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास को पीजेंट्स का सपोर्ट मिल रहा था, पीजेंट्स की बात मिडिल क्लास मान नहीं रही थी, तो इस वजह से आपस में सब में मतभेद हो चुके थे। ठीक है, और जो वुमेन्स थी, वुमेन्स भी काफी लड़ रहे थे, वुमेन्स ने अपने एसोसिएशन खोल लिए थे, अपने न्यूज़पेपर खोल लिए थे, मतलब खोल के लिए थे, मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया ताकि वो भी अपना राइट टू वोट उस टाइम पे मांग थी, सब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे। ठीक है, जो वुमेन्स थी उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशन खोले, न्यूज़पेपर बताए और पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्ट ले रही थी, और वो चाहती थी कि वो क्या करें, वो भी इस सारे मूवमेंट में स्ट्रगल करें और अपने जो भी उनको अधिकार उनको नहीं दिए गए वो भी सारे उनके अधिकार पूरे हो जाएं। ठीक है, जो आपको जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, उन्होंने जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने वो कन्वीन किया गया, मतलब उससे बुलाया गया, इन चर्च ऑफ सेंट पॉल जो वुमेन्स थी उनको भी एडमिट किया गया एज अ विजिटर गैलरी। मतलब अब क्या हुआ, इतना तो वुमेन्स की स्ट्रगल से ये उनको अधिकार मिल गया कि वो गैलरी में आना, मतलब जो उनको पार्लियामेंट में आने की अनुमति दे दी गई। सिंपल सी बात है, अभी अनुमति मिल गई थी उनको केवल पार्लियामेंट में आने की, जहां उनको एक बार राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करें आपके जो कंजर्वेटिव्स थे, वो जब कंजर्वेटिव जो फोर्सेस थी, जब उन्होंने लिबरल फोर्सेस को हराने की कोशिश करी तो मोनार्क है, जो किंग है, उसे रियलाइज होने लगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो अब कंट्रोल नहीं होगी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। अब सिचुएशन कंट्रोल जब ही होगी जब वो कंसेशन दे देगा आपके लिबरल लोग, मतलब ऐसे लोग जो फ्रीडम चाहते हैं, लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को वो कंसेशन दे देगा, जब भी आपकी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो आपके 1848 में जो आपकी ऑटोक्रेटिक मोनार्की, मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्की, तो आपके सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप के उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में मोनार्क ने काफ़ी सारा चेंज कर दिया था, जो कि आपका बोल सकते हैं आपके वेस्टर्न यूरोप में 1815 से बहुत पहले हो चुका था। इसमें क्या था, आपकी जो बॉन्डेड लेबर थी वो एबॉलिश कर दिया गया, जो सर्वधर्म थे लोगों के ज़्यादा मूवमेंट करना। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम उन लोगों को पीजेंट्स को दिक्कत हो रही थी वो सब क्या कर दिया किंग ने, उन्हें खत्म करने की कोशिश करी। ठीक है, काफ़ी सारे कंसेशन दे दिए। ठीक है, और साथ साथ आपको जो हैप्सबर्ग रूलर थे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल चुकी थी हंगेरियन में इन 1867 में, सॉरी मैं यहाँ ऐसे लिख दिया, 1867 में आपके जो हैप्सबर्ग रूलर थे उनको क्या दे दी गई, उनको हंगेरियंस में 1867 में ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई थी। मतलब आपके जो वेस्टर्न यूरोप में पहले डेवलपमेंट हो चुका था, वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बाद में हुआ जब यहाँ पे एक साथ मूवमेंट चला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वहाँ पे ही एक बेल आइकन होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब हम आप पार्ट 3 भी जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।